Hello and welcome everyone to another video lesson from the ICSE English series. Well, I am Adesh, your English guide and mentor, और आज की इस वीडियो में हम टेकअप करने वाले हैं अपने थर्ड टेंस को, which is the future tense. So future tense से जुड़े सारे कॉन्सेप्ट्स को आज की वीडियो में बनाएंगे crystal clear. So without wasting much of your precious time, let's get started. Well, बच्चों, after having discussed the present and the past tense in our previous sessions, I hope आप सभी आज रेडी हो गए to discuss and complete the future tense. Well, अगर आपके past and present tense के concepts clear हैं, I am pretty sure आपको future tense में कोई दिक्कत नहीं आने वाली. ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं फ्यूचर टेंस की. क्या बताता है फ्यूचर टेंस? फ्यूचर टेंस हमें वो एक्शंस, वो स्टेट ऑफ बीइंग या वो पोजीशन बताते हैं जो आगे फ्यूचर में होगा, राइट? तो बेसिकली फ्यूचर टेंस क्या एक्सप्रेस करते हैं? एक्शन, स्टेट ऑफ बीइंग और पोजीशन को दैट विल टेक प्लेस इन द फ्यूचर. अब इन सभी चीजों को हम एग्जांपल से आगे देखेंगे भी और इन सभी के टाइप्स भी पढ़ेंगे. बट उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जानो. यूजुअली फ्यूचर टेंस को फ्यूचर टाइम ज्यादा कहना रेलेवेंट माना जाता है बिकॉज पास्ट और प्रेजेंट टेंस की तरह ये वेल डिफाइंड नहीं होता. भाई फ्यूचर में जो एक्शन है वो डिफाइन नहीं कर सकते हो ना, उसका मैनर कैसा होगा, यानी कि किस मैनर में वो इवेंट अगर करेगा या एक्शन अगर करेगा, उसका टाइम कौन सा होगा, दैट इज नॉट सर्टेन, राइट? इट इज नॉट श्योर कि वो कब और कैसे होने वाला है, राइट, इन द फ्यूचर. वहीं पर अगर हम पास्ट की बात करें, यानी कि वो एक्शन हो चुका है, मतलब अगर एक्शन कंप्लीट हो चुका है, इसका मतलब उसका एक मैनर रहा होगा, उसका एक टाइम रहा होगा कंप्लीशन का. प्रेजेंट में आप अगेन डिफाइन कर सकते हो किसी भी एक्शन को कि उसका मैनर कैसे रहा है, बट फ्यूचर के केस में ये सिर्फ प्रिडिक्ट किया जा सकता है, राइट? इट इज नॉट सर्टेन, इट इज नॉट वेल डिफाइंड लाइक द पास्ट एंड द प्रेजेंट टेंस. इसीलिए इट इज कंसिडर्ड बेटर टू रिप्रेजेंट फ्यूचर टेंस एज फ्यूचर टाइम. और इसी वजह से, क्योंकि फ्यूचर टेंस या फ्यूचर टाइम को आप वो डिफाइन नहीं है, इसीलिए आप इसको अलग अलग तरीकों से एक्सप्रेस भी कर सकते हो. अब कौन से हैं वो डिफरेंट तरीके जिनसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, उन सभी को हम डिस्कस करेंगे. पर उससे पहले एक और चीज बता देता हूं. फ्यूचर टेंस के भी फर्दर आपको कैटेगरीज देखने को मिलेंगी. कौन कौन सी होंगी? जस्ट लाइक द प्रेजेंट एंड द पास्ट टेंस हमने देखा था, आपको यहां पर भी सिंपल फ्यूचर टेंस मिलेगा, आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस मिलेगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस मिलेगा एंड लास्टली फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी मिलेगा. तो चलिए शुरुआत करते हैं विद द सिंपल फ्यूचर टेंस और वेरियस वेज जिनके थ्रू आप एक्सप्रेस कर सकते हो सिंपल फ्यूचर टेंस के फॉर्म्स को. तो चलो बच्चों शुरुआत करते हैं विद द सिंपल फ्यूचर टेंस. क्या बताता है सिंपल फ्यूचर टेंस? फ्यूचर में होने वाले किसी भी एक्शन को, राइट? अब भाई फ्यूचर में होने वाला एक्शन प्रेडिक्टेबल नहीं है, वेल डिफाइंड नहीं है, इसीलिए इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं डिफरेंट तरीकों से. एंड दैट इज द रीजन सिंपल फ्यूचर टेंस को हम इन 4 तरीकों से, यानी कि 4 डिफरेंट फॉर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं और सभी के सभी सेम मीनिंग ही एक्सप्रेस करेंगे. जैसे लुक एट द फर्स्ट वन, विल शैल फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं. लेट अस सी टू रिप्रेजेंट और एक्सप्रेस द सिंपल फ्यूचर टेंस. एग्जांपल है आई शैल लीव फॉर पेरिस टुमारो. सो आई शैल लीव फॉर पेरिस टुमारो मतलब मैं कल पेरिस के लिए निकलूंगा, राइट? अब इसको आप लिख सकते थे आई विल लीव फॉर पेरिस टुमारो, राइट? बट एक्चुअली विल और शैल जो है वो इंटरचेंजेबली इस्तेमाल होते हैं, बट मैं आपको इनका यूजेज का सही तरीका बताता हूं. ब्रिटिश इंग्लिश के हिसाब से फर्स्ट पर्सन के लिए शैल का इस्तेमाल होता है, जैसे आई या फिर वी. याद है आप सभी को, हमने फर्स्ट पर्सन के कौन कौन से प्रोनाउन देखे थे? आई वी, राइट? सो आई वी के साथ शैल का इस्तेमाल होता है एंड बाकी सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ इस्तेमाल होता है विल का, राइट? बट अब ये जो यूजेज है वो ऑलमोस्ट अब इतना नहीं माना जाता है. विल ने शैल को कंप्लीटली रिप्लेस कर लिया है. बट रिमेंबर, जब भी कहीं पर हम कोई ऑफर देते हैं या अगर हम कोई सजेशन देते हैं, एडवाइस देते हैं, उस केस में आप शैल का इस्तेमाल कर सकते हो, राइट? ठीक है, तो यहां पर आई विल लीव फॉर पेरिस टुमारो बता रहा है कि सर्टेनली कल मैं पेरिस के लिए निकलूंगा, और आई शैल लीव फॉर पेरिस टुमारो दोनों ही सेम मीनिंग एक्सप्रेस कर रहे हैं, राइट? सिमिलरली अगर मैं कहूं गोइंग टू फॉर्म, सेकंड वाला जो फॉर्म है गोइंग टू फॉर्म, जो एक्सप्रेस करता है आपके सिंपल फ्यूचर टेंस को, वो कैसे एक्सप्रेस करेगा? देखो, आई एम गोइंग टू लीव फॉर पेरिस टुमारो. देखो इस सिचुएशन में भी यही बताया जा रहा है कि कल मैं पेरिस के लिए निकल रहा हूं. अगेन ये जो एक्शन है, अगेन फ्यूचर का एक्शन है, उसको गोइंग टू के फॉर्म में हमने इस्तेमाल किया. तो सी यहां पर आई एम गोइंग टू वाला फॉर्म भी इस्तेमाल हो सकता है, राइट? ओके, देन उसके बाद आता है सिंपल प्रेजेंट. ना सिंपल प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द फ्यूचर टेंस, यानी कि सिंपल फ्यूचर टेंस के लिए आई लीव फॉर पेरिस टुमारो. देखो सिंपल प्रेजेंट का भी इस्तेमाल किया जा सकता है फ्यूचर के उस एक्शन को बताने के लिए जो ऑलरेडी प्लान्ड है, डिसाइडेड है, स्केड्यूल्ड है, राइट? तो उस केस में आप यहां पर सिंपल प्रेजेंट लगा सकते हो. सो आई लीव फॉर पेरिस टुमारो मींस कल मैं पेरिस के लिए निकल रहा हूं, राइट? इसका मतलब अगेन ये भी
इस्तेमाल किया जा सकता है टू एक्सप्रेस सिंपल फ्यूचर टेंस। एंड लास्टली हमारे पास है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, आप बोलोगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल कैसे करेंगे सिंपल फ्यूचर के लिए? अगेन सी, आई एम लीविंग फॉर पेरिस टुमारो। तो अगेन ये सेंटेंस भी बता रहा है कि कल मैं पेरिस के लिए निकल रहा हूं। अगेन फ्यूचर का एक्शन देखो हमने इस्तेमाल किया है यहां पर किसका? एम लीविंग बता रहा है आपका, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है बट ये एक्सप्रेस कर रहा है फ्यूचर का एक्शन, मतलब ये एक सिंपल फ्यूचर टेंस एक्सप्रेस कर रहा है। तो सी डिफरेंट तरीके हमने देखे थे, राइट, जिनके थ्रू आप एक्सप्रेस कर सकते हो अपने सिंपल फ्यूचर टेंस को। अब हम क्या करते हैं, इन सभी को ना और डिटेल में स्टडी करते हैं टू अंडरस्टैंड इनका कितना वाइड एप्लीकेशन है इन टर्म्स ऑफ यूजेज, राइट, इन द इंग्लिश ग्रामर। तो चलो बच्चों, अब हम एक्सटेंसिवली स्टडी करते हैं द करेक्ट यूजेज ऑफ द विल शैल फॉर्म ऑफ द सिंपल फ्यूचर टेंस। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट यूजेज से। तो देखो, विल शैल फॉर्म ऑफ द सिंपल फ्यूचर टेंस इस्तेमाल किया जाता है व्हेन वी डिसाइड टू डू समथिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी कि बोलते वक्त, बोलते बोलते अगर मैं कोई एक चीज डिसाइड करता हूं करने का, तो उसके लिए मैं यहां पर सिंपल फ्यूचर टेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए विल शैल फॉर्म का इस्तेमाल करूंगा। जैसे अगर सपोज मैं बात कर रहा हूं और बोलते बोलते मैं बोल रहा हूं आई हैव फीवर, आई विल टेल माई टीचर दैट आई विल नॉट गो टू स्कूल टुडे, राइट। सो इस केस में देखो, यहां पर मैंने बोलते बोलते बताया कि आई हैव अ फीवर, आई विल टेल माई टीचर। सी, सो विल टेल देखो यहां पर आपका इस्तेमाल देख रहे हो, विल और शैल के बाद याद रखना हमेशा आपको क्या कंडीशन मिल रही है, विल या शैल जब भी इस्तेमाल करोगे उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी कि बेस फॉर्म इस्तेमाल हो रहा है। तो सी, आई विल टेल माई टीचर दैट आई विल नॉट गो टू स्कूल टुडे। सी, इन ऑल ऑफ दिस सिचुएशन यू विल फाइंड कि आपने यहां पर विल शैल का इस्तेमाल किया है उसी समय लिए हुए डिसीजन को बताने के लिए जो आपने बोलते बोलते लिए हैं। क्लियर? सिमिलरली, दिस स्टोरी इज सो बोरिंग दैट आई विल नॉट रीड इट एनीमोर, मतलब ये स्टोरी इतनी बोरिंग है कि मैंने डिसाइड किया है अभी अभी कि मैं इसको आगे नहीं पढ़ूंगा। सो इस केस में अगेन टू एक्सप्रेस द डिसीजन यू हैव टेकन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यू आर गोइंग टू यूज विल शैल फॉर्म। फर्स्ट यूजेज करेक्ट, इजीली समझ में आ गया। चलो पढ़ते हैं नेक्स्ट यूजेज पे। इट सेज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग दैट इज already decided or is certain to happen, मतलब जब हम उस चीज के बारे में बात कर रहे हैं जो ऑलरेडी डिसाइड हो रखी है कि वो ऐसे होगी, या फिर उस बात की श्योरिटी है कि वो चीज जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो तो होकर ही रहेगी, ऐसे केसेस में भी आप सिंपल फ्यूचर टेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए विल शैल फॉर्म लगाते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, लेट अस सी, लुक एट द क्लाउड्स दैट हैव गैदर्ड, इट विल डेफिनेटली रेन वेरी सून। So look at the clouds that have gathered. It will definitely rain very soon. So it will definitely, मतलब ये बता रहा है कि certainly एक इवेंट जो है, क्योंकि बादल इतने सारे घिर चुके हैं आसमान में कि बारिश होकर रहेगी। तो उस केस में देखो, कोई चीज जो होकर रहेगी which is certain to happen, उसके लिए आप अगेन यहाँ पर will shall फॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हो। So will definitely rain. So rain यहाँ पर हमारा verb है in the first form, base form, V1 के फॉर्म में। Clear? Next one. Look at the crowd that is running to the entrance, thinking that the cricket team will walk out from that gate. So look at the crowd जो कि भाग रही है एंट्रेंस की तरफ, क्योंकि उनको लगता है कि क्रिकेट टीम उस गेट से बाहर निकलेगी। तो देखो, जिसके लिए एक स्पेकुलेशन लगाई जा रही है, which is something which is decided कि वहां से टीम निकलने वाली है उस गेट से, इसलिए सभी सारा क्राउड जो है वो उस तरह भाग रहा है। तो उसको अगेन रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं will shall form का for the simple future tense. Easy? Clear now. Moving on to the third usage. Look at this one now. When the speaker is expressing his or her views, तो अपने views को express करने के लिए भी आप will और shall का इस्तेमाल कर सकते हैं। Example, the dancers have practiced so hard, I am sure they will perform brilliantly. Now look at this. मेरा देखो, क्योंकि मैंने देखा है डांसर्स को प्रैक्टिस करते हुए इतनी मेहनत से, सो हार्डली दे हैव प्रैक्टिस्ड, मतलब इतना हार्ड उन्होंने प्रैक्टिस किया है दैट आई एम प्रीटी श्योर दैट दे विल परफॉर्म ब्रिलियंटली। तो इस केस में देखो, ये मैंने ओपिनियन दिया है कि आई एम प्रीटी श्योर कि वो तो परफॉर्म करेंगे ही ब्रिलियंटली। तो इस केस में अगेन देखो, टू एक्सप्रेस द ओपिनियन हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, विल शैल फॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्लियर? नेक्स्ट वन यू सी, the workers have dug such a deep hole in the middle of the road, I do not think they will be able to fill it up by this afternoon. So क्योंकि वर्कर्स ने इतना गहरा गड्ढा खोद दिया है कि मुझे ऐसा लगता है, मेरा ओपिनियन देखो, मेरा व्यू क्या है कि वो आफ्टरनून तक इस गड्ढे को नहीं भर पाएंगे। तो इस केस में देखो, विल बी एबल जैसे वर्ड्स का इस्तेमाल किया जा रहा है अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस करने के लिए। आई डू नॉट थिंक दे विल
राइट, या फिर आई एम श्योर। इस केस में देखो अपना ओपिनियन, मैं श्योर हूं कि ऐसा होगा, मेरा ओपिनियन था, मुझे लगता है कि ऐसा नहीं हो पाएगा, अगेन दैट इज ऑल्सो एन ओपिनियन। तो ओपिनियन को एक्सप्रेस करने के लिए भी आप विल शैल फॉर्म का इस्तेमाल करोगे। इस्तेमाल सिंपल है, विल या शैल के बाद आपको क्या करना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है। अगर आपको एक नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो आपको क्या करना होगा, बीच में एक नॉट लगा देना होगा, राइट। जैसे विल परफॉर्म या विल नॉट परफॉर्म, तो देखो विल और परफॉर्म के बीच में नॉट लग गया, एक नेगेटिव वर्ड। अगर आपको एक नेगेटिव मीनिंग एक्सप्रेस करना है, उस केस में मैं बता रहा हूं। क्लियर। अब देखो अगला इस्तेमाल कब है, अगला इस्तेमाल विल शैल का हम तब करते हैं जब हम ऑफर कर रहे हैं टू डू समथिंग। व्हेन वी ऑफर टू डू समथिंग, यानी कोई चीज हम कर देंगे, उसको, उस ऑफर को बताने के लिए भी हम यहां पर विल शैल का इस्तेमाल करेंगे। देखो कैसे, कम टू माई हाउस, आई विल बेक अ केक फॉर यू। सो आई एम टेलिंग यू दैट यू कम टू माई हाउस, आई विल बेक अ केक फॉर यू। मतलब मैं ऑफर कर रहा हूं समथिंग, राइट, आई एम ऑफरिंग यू समथिंग दैट यू कम टू माई हाउस, आई विल बेक अ केक फॉर यू। ओके, सो इस केस में द एक्टिविटी सर्टेनली गोइंग टू हैपन बिकॉज मैंने उसको खुद ऑफर करी है अपनी तरफ से। सिमिलरली, कम हियर, आई विल प्लेट योर हेयर फॉर यू। सो आओ मैं तुम्हारी चोटी कर देता हूं। सो इस केस में अगेन यू सी विल प्लेट बता रहा है कि आओ, मतलब मैं बोल रहा हूं, आई एम ऑफरिंग यू समथिंग दैट यू कम, आई विल डू दिस फॉर यू, राइट। तो उस केस में अगेन यू विल यूज विल शैल फॉर्म फॉर द सिंपल फ्यूचर टेंस। क्लियर। देन नेक्स्ट वन इज व्हेन वी प्रॉमिस टू डू समथिंग। तो भाई नियर फ्यूचर में कोई चीज करने के लिए मैं अगर आपसे कुछ प्रॉमिस करता हूं, देन उस केस में भी यू विल यूज विल शैल फॉर्म। एग्जाम्पल, आई हैव टेकन अप दिस जॉब, आई विल नॉट गो होम टिल आई कंप्लीट इट। तो देखो यहां पर मैंने ये काम ले रखा है और मैं इसको किए बिना घर नहीं जाऊंगा। तो इस केस में देखो अपनी डिटर्मिनेशन को एक्सप्रेस करने के लिए, अपने प्रॉमिस को एक्सप्रेस करने के लिए वी आर यूजिंग will shall form. Okay, similarly, I'm sorry sir, I will not play such a prank again. See again, I'm sorry sir, I am telling you my promise that I will not do this prank again. So I will not play this prank again में you will see यहाँ पर हमने will और verb के first form का इस्तेमाल किया है। Again you are using the will shall form for the simple future tense. Next is again will shall form का इस्तेमाल अब तब होगा जब आप किसी और से कोई काम करने के लिए कहते हैं, right? When we ask somebody to do something, for example, will you please return the book by Friday? Will you please return the book by Friday? इसमें हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि क्या तुम फ्राइडे तक इस बुक को वापस रिटर्न कर दोगे, या फिर will you please turn the volume down? क्या तुम वॉल्यूम थोड़ा धीमा कर सकते हो, थोड़ा कम कर सकते हो। इस केस में यहाँ पर ये इंटरोगेटिव जो सेंटेंसेस हैं उनमें भी आप will shall का इस्तेमाल कर सकते हो। तो क्वेश्चन will be beginning with the word will, राइट, विल या शैल, राइट। तो विल यू प्लीज, तो इस केस में देखो विल यू प्लीज रिटर्न, तो बेसिकली हमारे केस में विल और रिटर्न या फिर विल या टर्न जैसे वर्ड जो हैं दे आर रिप्रेजेंटिंग द विल शैल फॉर्म फॉर द सिंपल फ्यूचर टेंस। क्लियर। अब देखो इस सारे कॉन्सेप्ट को जितना भी हमने सीखा है उसको समराइज करते हैं विद एन एक्सरसाइज नाउ। सो इट्स प्रैक्टिस टाइम एंड द एक्सरसाइज दैट वी हैव ऑन स्क्रीन सेज फिल इन द ब्लैंक्स विद द विल और शैल फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। तो यहां पर देखो आपको टोटल मैंने कितने क्वेश्चंस दे रखे हैं, 7 क्वेश्चंस, राइट। एंड आई एम नॉट गोइंग टू डू ऑल 7, राइट, बिकॉज सिंपल है, सब में विल शैल फॉर्म का इस्तेमाल करना है, यानी कि आपको इन्हीं वर्ब्स को उनके बेस फॉर्म में इस्तेमाल करना है, बट उसके पहले विल या शैल लगा देना है। ये तो आप खुद से भी कर सकते हो, राइट। सो यहां पर मैं कुछ करूंगा आपके लिए, आई विल डू जस्ट 3 फॉर यू एंड द रिमेनिंग शैल बी होमवर्क। तो फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, okay, will be done by me and the remaining will be a homework for you. And not just that, you have to also help me fill up the blanks in the first, third and the fifth one. Okay, we'll do that together. So beginning with the first one, it says Jamuna dash for the guest today. Cook. So क्या लगाएंगे यहाँ पर? Jamuna will cook because Jamuna is a third person, right? So इस केस में हम will cook कर देंगे. So Jamuna will cook for the guests today. ठीक? मैं ये वाला मेरा नहीं है, थर्ड वन इज माइन। सो गीता डैश यू डैश एट द असेंबली टुडे, सिंग। तो क्या करने वाले हैं हम, गीता विल यू सिंग बिकॉज अगेन गीता इज अ थर्ड पर्सन, राइट। सो विल यू सिंग, राइट। सो वर्ब का यहां पर हमने इस्तेमाल किया है in the base form itself, right, बस will लगा दिया है। Similarly, if I look at the fifth one, dash I dash the door now or after an hour. Will I open the door? Yes, shall I open the door? Come on, it is a suggestion. It is asking, right? Shall I open the door now or after an hour?
So better would be to use shall in this case, right? So I के साथ मैंने बता भी रखा था, shall का इस्तेमाल ज्यादा होता है, better to use. So shall I open the door now or after an hour? So मैं की कॉन्सेप्ट यहां लिख दे रहा हूं. मैंने आपको बताया था ब्रिटिश इंग्लिश की यूजेज के हिसाब से आप shall का इस्तेमाल it is better to use with the first person, right? Which are those first person? I, we, right? वहीं will का इस्तेमाल आप इवन shall का इस्तेमाल और कहां करते हैं वो भी बताऊंगा, बट will का इस्तेमाल आप सेकेंड एंड थर्ड पर्सन के लिए कर सकते हैं. क्लियर? वहीं पर मैंने आपको क्या बताया, shall का इस्तेमाल आप इवन कर सकते हैं फॉर सजेशन, ऑफर और एडवाइस के लिए भी, एंड इवन किसी ऑब्लिगेशन के लिए, दैट यू हैव टू डू दिस, राइट? जैसे द टेनेंट शैल पे द रेंट ऑन द फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ. सो शैल बता रहा है ऑब्लिगेशन दैट ही हैज टू डू दैट, राइट? तो इस केस में आपको वैसे करना है. अब बाकी का देखो आपके लिए रहेगा होमवर्क. तो यहां पर आई एम मेंशनिंग दैट द रिमेनिंग एक्सरसाइज विल बी अ होमवर्क फॉर ऑल ऑफ यू. सो बाकी के क्वेश्चंस आपको मुझे करके कमेंट सेक्शन में आंसर्स भेजने हैं एंड आई विल पर्सनली चेक कितनों ने मुझे सही जवाब दिए हैं. सो आई एम मूविंग आउट ऑफ द स्क्रीन. टेक अ स्क्रीनशॉट और पॉज द स्क्रीन एंड सॉल्व दिस एक्सरसाइज. Now let us talk about the next form to express the simple future tense, which is called the going to form, right? So going to form का इस्तेमाल कैसे करेंगे simple future tenses के लिए? Let us see the usage. So beginning with the first use of going to form is basically to डिस्कस अ फ्यूचर प्लान और इंटेंशन. भाई फ्यूचर का अगर आपने कोई प्लान बना रखा है या फ्यूचर में आपको किसी चीज का इंटेंशन है विच यू आर श्योर कि आप ये करने ही वाले हो, उस केस में आप गोइंग टू का इस्तेमाल कर सकते हैं. एग्जाम्पल के तौर पे देखो, आई एम गोइंग टू एक्सरसाइज रेगुलरली फ्रॉम टुमारो. तो मतलब मेरा एक फिक्स्ड इंटेंशन है, मेरा एक प्लान है कल से कि कल से मैं एक्सरसाइज किया करूंगा. सो आई एम गोइंग टू एक्सरसाइज रेगुलरली फ्रॉम टुमारो. या फिर आप विल का भी लगा सकते थे, आई विल एक्सरसाइज रेगुलरली फ्रॉम टुमारो, राइट? तो उस केस में देखो इट इज बेटर, अगर आप इंटेंशन बताने की कोशिश कर रहे हो कि मैं ऐसा करके ही रहूंगा, आई एम गोइंग टू डू दिस, मैं ऐसा करने ही वाला हूं, तो उस केस में गोइंग टू का इस्तेमाल इज मोर एप्रोप्रिएट. क्लियर? सो आई एम गोइंग टू एक्सरसाइज रेगुलरली फ्रॉम टुमारो. नेक्स्ट वन, आई एम गोइंग टू सर्फ ऑन द बीच ऑन सैटरडे. तो सैटरडे को मैं बीच पर सर्व करूंगा. तो सी अगेन गोइंग टू के साथ याद रखो, गोइंग टू फॉर्म में भी अगेन वही चीज आने वाली है. आप गोइंग टू लिखोगे और उसके बाद ऐड करोगे वर्ब का बेस फॉर्म. सो दिस इज द rule which is going to be followed again. So I'm going to surf on the beach on Saturday. Similarly, I am going to clean my room this weekend. So I have a plan ahead कि इस weekend मैं अपना room साफ करूंगा. So I am going to clean my room this weekend. So again, in all of these cases, we are discussing a future plan or a potential intention. In that case, we are going to use the going to form. Talking about the next usage, you see, it is used to predict a future event if it is quite clear that an event will definitely occur. तो भाई देखो, अगर आपको अपनी प्रेजेंट सिचुएशन देख के लग रहा है कि फ्यूचर में ये इवेंट होके रहेगा, आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि ये इवेंट होने वाला है. अभी प्रेजेंट सिचुएशन को देखते हुए अगर आपको लग रहा है कि ये इवेंट होने वाला है, तो उस केस में इस्तेमाल कर सकते हो गोइंग टू फॉर्म का. जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखो, लुक एट द ओवरकास्ट स्काई. अभी प्रेजेंट सिचुएशन में लुक एट द ओवरकास्ट स्काई, आपको दिख रहा है आसमान में बादल छाए हुए हैं. इट इज गोइंग टू रेन हार्ड. तो बादलों को देखते हुए आप प्रेडिक्ट कर रहे हो कि बारिश बहुत जोरों से होगी, राइट? तो इस केस में आप क्या लिख सकते हो, गोइंग टू का इस्तेमाल कर सकते हो. इट इज गोइंग टू रेन हार्ड. क्लियर? सिमिलरली इफ आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, द बोट इज फुल ऑफ वाटर. अब बोट में बहुत सारा पानी भरा हुआ है. इट इज गोइंग टू सिंक. सी, अगर बोट में पानी भरा है तो आप आराम से प्रेडिक्ट कर सकते हो ना इस चीज को कि बोट डूबने वाली है. सो इट इज गोइंग टू सिंक. क्लियर? नेक्स्ट वन, Nitin works so hard, he is definitely going to stand first in the exams. Now look at this, easy again. So Nitin इतना हार्ड वर्क करता है, जो दिख रहा है आपको प्रेजेंट, जो आप देख सकते हो अपने आसपास, राइट? कि नितिन इतना हार्ड वर्क करता है दैट यू कैन प्रेडिक्ट कि वही इस बार फर्स्ट आने वाला है क्लास में. तो इस केस में अगेन यू सी यहाँ पर गोइंग टू का इस्तेमाल कर रहे हो आप, गोइंग टू स्टैंड फर्स्ट. क्लियर? ओके, सो गोइंग टू का इस्तेमाल हमने देख लिया फ्यूचर इंटेंशन या प्लान को बताने के लिए. दूसरा, किसी ऐसे फ्यूचर इवेंट को प्रेडिक्ट करने के लिए जिसका होना आपको पक्का लग रहा है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंट सिचुएशन और सिनेरियो. क्लियर?
ओके, नाउ इसको भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलो इसको प्रैक्टिस करते हैं विद अनदर एक्सरसाइज, एंड द एक्सरसाइज सेज फिल इन द ब्लैंक्स विद द गोइंग टू फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट। इजी है, सब में गोइंग टू के आगे वर्ब के बेस फॉर्म को ही लगा देना है। क्लियर? तो यहाँ पर आई एम नॉट गोइंग टू डू ऑल, यहाँ पर टोटल क्वेश्चंस कितने हैं? वी हैव 5 क्वेश्चंस, सो आई विल डू ओनली 2 for you and the remaining will be a homework. Okay, so beginning with let's say the second one and the fourth one. Clear? Chalo. With the rising costs, the middle class dash a tough time making ends meet. So आप क्या करोगे? With the rising costs, the middle class is going to have, right? Is going to, देखो यहाँ is missing हो गया है. Okay, is going to have a tough time making ends meet. Okay, मतलब इतनी तेजी से जो है चीजों के दाम बढ़ रहे हैं, कॉस्टली हो रही हैं चीजें, कि मिडिल क्लास को बहुत ही रफ समय देखना पड़ेगा अपनी जरूरतें पूरे करने के लिए। टफ टाइम आएगा उनके लिए, उनको बहुत दिक्कत होने वाली है अपनी जरूरतें पूरे करने के लिए। सिमिलरली द साइक्लिस्ट्स आर गोइंग सो फास्ट दैट देयर डैश एन एक्सीडेंट, देयर इज going to be an accident, right? So there is going to, और B को आपको वही फॉर्म में इस्तेमाल करना है अपने V1 फॉर्म में ही, राइट? तो इस केस में आप कहोगे द साइक्लिस्ट आर गोइंग सो फास्ट, साइक्लिस्ट इतनी तेजी से जा रहे हैं कि दैट देयर इज गोइंग टू बी एन एक्सीडेंट, पक्का है कि आगे जाके एक्सीडेंट होगा। तो आप अभी प्रेजेंट सिचुएशन देखकर देखो, आगे की प्रिडिक्शन कर रहे हो फ्यूचर की, इस केस में भी यू आर गोइंग टू यूज गोइंग टू। क्लियर? तो चलो अब बाकी का रहेगा आपके लिए होमवर्क, 2 मैंने आपके साथ कर लिए हैं, एंड यू विल राइट डाउन द आंसर्स फॉर द रिमेनिंग इन द कमेंट सेक्शन। तो चलो बच्चों, अब हम बढ़ते हैं देखने के लिए कि कैसे हम इस्तेमाल करते हैं सिंपल प्रेजेंट फॉर्म का टू एक्सप्रेस द सिंपल फ्यूचर टेंस, राइट? तो शुरुआत करते हैं इसके यूजेज की। एक ही यूजेज जान लीजिए। इसका सिंपल यूजेज तब होता है व्हेन वी टॉक अबाउट टाइम टेबल्स, प्रोग्राम्स और स्केड्यूल्स। तो जब भी हम टाइम टेबल्स, प्रोग्राम्स और स्केड्यूल्स के हिसाब से किसी एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, तो वी कैन यूज सिंपल प्रेजेंट फॉर्म, राइट? हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं टू एक्सप्रेस द सिंपल फ्यूचर टेंस। जैसे एग्जांपल, आई फ्लाई टू मुंबई एट नून एंड देन स्पीक एट द सेमिनार एट 4 PM। तो फिर यहाँ पर आई फ्लाई टू मुंबई, अगेन यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है, मतलब आई विल बी फ्लाइंग टू मुंबई एट 12 noon, राइट? बेसिकली आपको पता है कि नून टाइम बताया जा रहा है। हमेशा याद रखना, ऐसे वाले सेंटेंसेस में यू विल ऑलवेज हैव अ टाइम फ्रेज, यानी कि आपको टाइम पता होगा कि कब वो इवेंट होने वाला है, तो वहां पर स्पेसिफाई किया जाएगा फॉर द टाइम, राइट? सो इफ द टाइम इज स्पेसिफाइड यू कैन यूज द सिंपल प्रेजेंट फॉर्म। जैसे आई फ्लाई टू मुंबई एट नून, मतलब नून में यानी कि आफ्टरनून 12 PM पर मैं फ्लाई करूंगा मुंबई के लिए, एंड देन स्पीक एट द सेमिनार एट 4 PM। तो देखो 4 PM में मैं सेमिनार में बोलूंगा, राइट? तो इस केस में यू आर सीइंग द शेड्यूल इज ऑलरेडी प्लान्ड, और उसके हिसाब से यू कैन टेक द एक्शंस। द एक्शंस आर गोइंग टू हैपन अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल, एंड दैट इज द रीजन वी कैन यूज अ सिंपल प्रेजेंट फॉर्म। नेक्स्ट वन यू सी, द ट्रेन लीव्स एट 6:30 PM, मतलब द ट्रेन विल लीव एट 6:30 PM, इट इज शेड्यूल्ड, राइट? तो 6:30 PM का जो टाइम फ्रेम है उस पर ट्रेन विल लीव। तो अगर कोई एक्शन अपने शेड्यूल या फिर टाइम टेबल या प्रोग्राम के हिसाब से फिक्स्ड है, it is certainly going to happen at that time because it is bound to happen. That is the reason we can use again the simple present tense. Clear? So the train हमारा singular subject है, इसलिए verb का हमें V5 फॉर्म इस्तेमाल करना होगा। Clear? तो यानी कि आप यहाँ पर सिंपली क्या करने वाले हो, सिंपल प्रेजेंट फॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हो ना, तो V1 या फिर V5 का इस्तेमाल होगा। V1 का इस्तेमाल किस लिए होगा? Exactly, आप इस्तेमाल करोगे इसको I, V के लिए और You एंड दे के लिए, राइट? एंड V5 का इस्तेमाल करेंगे हम ही, शी या इट के लिए, राइट? ओके, तो इस केस में आपको समझ में आ गया। देन उसके बाद नेक्स्ट इज आवर स्कूल रीओपन्स ऑन मंडे। सो देखो मंडे को स्कूल खुलने वाला है, सो आवर स्कूल विल रीओपन ऑन मंडे, राइट? बट द इवेंट इज सर्टेनली गोइंग टू हैपन ऑन मंडे। तो मंडे का जो टाइम है दैट इज फिक्स्ड, एंड उस पर कोई एक्शन अगर होने वाला है इन द फ्यूचर, उसके लिए यू कैन यूज सिंपल present tense, right? Reopens. Next is the exam begins next Friday, यानी कि next Friday आपको पता चल गया है टाइम फ्रेम कि next Friday से इवेंट ही होने वाला है, the exams will begin, right? तो अगर टाइम पीरियड फिक्स्ड है then you will use the V1 और V5 फॉर्म। यहाँ पर V5 फॉर्म इसलिए इस्तेमाल हो रहा है because the subject is singular, right? The exam, okay? तो इस केस में आप याद रखिए, आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल कर सकते हो for
expressing those events which are planned according to a schedule, program or a timetable. Clear? Next, अब हम देखते हैं अगला फॉर्म which is called the present continuous form. Present continuous form of the simple future tense. Let's see इसका इस्तेमाल कब करते हैं? When we talk about actions that are already planned. Again यहाँ पर भी आप किसी एक्शन जो ऑलरेडी प्लान्ड है उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हो. इनका यूजेज जो है वो काफी सिमिलर है सिंपल प्रेजेंट का और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का. जैसे आई एम मीटिंग द प्रिंसिपल टुमारो, मतलब बट ए इवेंट जो है वो सर्टेन है, ये एक इंटेंशनल इवेंट है जो क्रिएट किया गया है. देखो आई एम मीटिंग द प्रिंसिपल टुमारो, राइट. तो इस केस में मैं प्रिंसिपल से कल मिल रहा हूं. तो अगेन सी यहाँ पर हमने क्या किया है, वर्ब का पहले तो बी का फॉर्म लेंगे हम, राइट. तो आप सबसे पहले बी का कोई फॉर्म ले सकते हैं. कौन कौन सा फॉर्म ले सकते हैं आप यहाँ पर, इज, एम या फिर आर का, डिपेंडिंग अपॉन द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप यहाँ पर इज लगाएंगे, प्लूरल है आर लगाएंगे, एम का इस्तेमाल आई के साथ होगा, राइट. बी के बाद आप क्या करने वाले हो, ऑब्वियसली यहाँ पर वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी कि V1 प्लस ING फॉर्म इस्तेमाल करोगे. क्लियर. तो देखो यहाँ पर क्या होने वाला है, आई एम मीटिंग द प्रिंसिपल टुमारो. देखो यहाँ पर एम प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म. शी इज फ्लाइंग टू दिल्ली नेक्स्ट वीक. देखो नेक्स्ट वीक अगेन टाइम फ्रेम दे दिया है, नेक्स्ट वीक वो दिल्ली जा रही है. शी इज फ्लाइंग टू दिल्ली, राइट. देन वी आर हैविंग डिनर विद आवर कजिन्स टुनाइट. तो अगेन देखो फ्यूचर का ये इवेंट जो है बता रहा है कि आज शाम को हम अपने कजिन्स के साथ डिनर करने वाले हैं. तो वी आर हैविंग बता रहा है. क्लियर. दे आर स्टार्टिंग द प्रोजेक्ट ऑन मंडे. सो मंडे अगेन टाइम फ्रेम दे रखा है, तो मंडे को दे आर स्टार्टिंग द प्रोजेक्ट. अगेन फ्यूचर का ही इवेंट है लेकिन टाइम फ्रेम फिक्स्ड है, इसलिए यू आर गोइंग टू यूज द प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म इन दिस केस. क्लियर. सो अब जो यूजेज का जो कंफ्यूजन है कि कब इस्तेमाल करना है प्रेजेंट टेंस का, सिंपल प्रेजेंट टेंस का, या फिर कब इस्तेमाल करना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म का, इसको हम देखते हैं और इसको क्लैरिफाई करते हैं विद एन एक्सरसाइज ना. तो बच्चों इट्स प्रैक्टिस टाइम एंड वी हैव ऑन स्क्रीन एन एक्सरसाइज जिसको हम मिलके साथ सॉल्व करने वाले हैं. द एक्सरसाइज सेज फिल इन द ब्लैंक्स विद द सिंपल प्रेजेंट और द प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स. क्लियर. तो यहां पर आपको सिंपल प्रेजेंट या फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म्स का इस्तेमाल करना है अपने वर्ब्स को फिल करने के लिए इन दीज ब्लैंक्स. Beginning with the first one, Divya has decided that she dash the army when she grows up. So यहाँ पर word है हमारा join, right? तो यहाँ पर क्या लगाना चाहिए, joins यानी कि simple present tense या फिर the present continuous tense यानी कि is joining. क्या लगना चाहिए यहाँ पर, since यहाँ पर दिव्या अपने फ्यूचर का एक डेफिनेट प्लान बता रही है, डिसीजन बता रही है, इस केस में इट इज बेटर इफ वी यूज द सिंपल प्रेजेंट टेंस दैट इज joins, right? So Divya has decided that she joins the army when she grows up, right? Instead of using Divya has decided that she is joining the army when she grows up, right? तो कोई इवेंट जो नियर फ्यूचर में हो रहा होता है ना, उसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म. बट अभी तो बहुत देर है उसको ग्रो अप होने में, यानी कि उसको बड़ा होने में और आर्मी ज्वाइन करने में. इसलिए इट इज बेटर कि अगर हम फ्यूचर का एक डेफिनेट डिसीजन बता रहे हैं या बहुत दूर वाला कोई प्लान बता रहे हैं फ्यूचर का, तो उस केस में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करें. नेक्स्ट वन, कीप क्वाइट नाउ द बैंड डैश एनी मोमेंट नाउ. सो हमारा वर्ब है परफॉर्म, तो यानी कि कीप क्वाइट नाउ द बैंड इज परफॉर्मिंग एनी मोमेंट नाउ या द बैंड परफॉर्म्स एनी मोमेंट नाउ. सिंस यहां पर एनी मोमेंट नाउ का इस्तेमाल हो रहा है, मतलब कभी भी बस शुरू होने वाला है, बैंड परफॉर्मेंस देने वाला है, राइट. इसका मतलब कोई इवेंट जो है वो नियर फ्यूचर में होने वाला है, बस थोड़ी ही देर में होने वाला है, कभी भी हो सकता है अभी, राइट. उस केस में हम इस्तेमाल करते हैं द प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म का, यानी कि हम यहां पर इस्तेमाल करेंगे परफॉर्म के प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म का, यानी कि द बैंड इज परफॉर्मिंग एनी टाइम नाउ. Clear? So keep quiet now, the band is performing anytime now. Next one, the teacher says that she dashed the worksheet in 5 minutes. Distribute verb है हमारा. तो obviously यहाँ पर again पता चल रहा है कि टीचर ने बोला है कि 5 मिनट में मैं वर्कशीट डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ. तो ये जो इवेंट होने वाला है ये नियर फ्यूचर का इवेंट है ना, और इस केस में हम क्या इस्तेमाल करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, यानी कि that she is distributing. Clear? Next one. The circus has come to the town. The acrobats dash from ropes high above the ground and the animals dash many tricks. Now see, यहाँ पर swing और do का इस्तेमाल है. The circus has come to the town. पता चल गया है कि circus town में आ गया है. The acrobats are swinging
आर स्विंगिंग या फिर स्विंग्स फ्रॉम रोप्स हाई अबव द ग्राउंड एंड एनिमल्स, राइट। तो यहां पर द एक्रोबैट्स आर स्विंगिंग बता रहा है कि उस इवेंट पे ये हो रहा है, राइट। आर स्विंगिंग फ्रॉम रोप्स हाई अबव द ग्राउंड एंड द एनिमल्स डैश many tricks, are doing many tricks या do many tricks, do many tricks because animals का ये behavior को explain कर रहा है, बता रहा है, right, कि animals many tricks कर रहे हैं, right। तो इस केस में हम do का इस्तेमाल करेंगे। Our tour operator has informed that we start या starting, we are starting the journey at Chandigarh or we start the journey at Chandigarh, that we start, okay, sorry, that we start the journey at Chandigarh. We are traveling by car, okay, okay, we are traveling by car dash the road, dash the road यानी कि यहां पर सिंपली आप taking the road कर लो, taking the road that is passing through the mountains या that passes through the mountains, that passes through the mountains, and finally we board the bus to reach Manali, right। we are boarding, we board। so our tour operator has informed us that we start the journey at Chandigarh, we are traveling by car taking the road that passes through the mountains, finally we board the bus that reaches Manali, राइट। सो आई होप यहां तक आपको समझ में आया कैसे करना है। नियर फ्यूचर इवेंट होगा तो कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और अगर फ्यूचर का कोई डेफिनेटिव प्लान है देन यूज द सिंपल प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द सिंपल फ्यूचर टेंस। सो आई होप ना सिंपल फ्यूचर टेंस और उनके वेरियस फॉर्म्स अब आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो बच्चों सिंपल फ्यूचर टेंस को समझने के बाद अब बारी है टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ फ्यूचर टेंस व्हिच इज द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, राइट। सो व्हेन आई टॉक अबाउट द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, इसका इस्तेमाल कब करते हैं? देखो, इसका इस्तेमाल किया जाता है टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट विल गो ऑन फॉर सम टाइम इन फ्यूचर, यानी कि ऐसा एक्शन जो फ्यूचर में कुछ समय तक चलेगा, राइट। एग्जाम्पल और बताता हूं, एग्जाम्पल से पहले, इट इज यूज फॉर दोज इवेंट दैट आर एक्सपेक्टेड टू हैपन इन फ्यूचर, यानी कि वो इवेंट जो फ्यूचर में होने के लिए, यानी कि जिनका फ्यूचर में होने की एक्सपेक्टेशंस है और होने के साथ साथ वो कुछ समय तक चलेंगे भी फ्यूचर में, राइट। अगर ऐसे इवेंट्स हैं तो उनको हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के फॉर्म में इस्तेमाल करेंगे। जैसे आई विल बी स्टडिंग एट द लाइब्रेरी टुनाइट, मतलब मैं आज रात में लाइब्रेरी में पढ़ूंगा, राइट। तो इवेंट जो है वो फ्यूचर में स्टार्ट होगा और कुछ समय तक चलेगा क्योंकि रात में मैं पढ़ाई करूंगा, राइट। तो अगर कोई इवेंट जो है वो थोड़े समय तक चलने वाला है और आपके फ्यूचर में होने वाला है, देन उस केस में यू विल बी यूजिंग द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, जहां पर आप क्या करने वाले हो, आप विल या शैल जैसे वर्ड के आगे बी लगाओगे और वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी कि V1 प्लस ing फॉर्म इस्तेमाल करोगे। क्लियर? जैसे आपने देखा यहां पर विल बी स्टडिंग, देखो ये क्या है, V4 है स्टडी का, राइट। स्टडी में ing लगा दो, स्टडिंग बन जाएगा। द कंडक्टर विल बी सेलिंग द टिकट्स व्हेन द बस इज इन मोशन। तो देखो, जब बस मोशन में होगी तो कंडक्टर क्या कर रहा होगा, टिकट्स बेच रहा होगा, राइट। तो फ्यूचर का वो एक्शन जो फ्यूचर में होने वाला है, राइट, एक्सपेक्टेड होने वाला है, बस चलने के बाद यही होगा कि कंडक्टर जो है वो टिकट्स बेचेगा, राइट, एंड वो कुछ समय तक चलेगा, राइट। तो इस केस में अगेन यू आर गोइंग टू यूज द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। लेट अस प्रैक्टिस दिस थ्रू एन एक्सरसाइज नाउ। एक सिंपल यूजेज ही था इसका। फिल इन द ब्लैंक्स विद द फ्यूचर कंटिन्यूअस फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। तो अगेन आपको इन पूरी एक्सरसाइज में ना बस क्या करना है, विल प्लस बी प्लस आपके वर्ब के फोर्थ फॉर्म को फिल अप कर देना है। जैसे आई डैश दिस वीकेंड, सो आई डैश टू द पार्टी। आई विल बी वर्किंग, राइट, ऐसे ही करना है ना हमको। तो यहां पर विल बी वर्किंग दिस वीकेंड, सो आई विल नॉट बी गोइंग टू द पार्टी। इजी, क्या सारे मेरे को करने की जरूरत है? नहीं ना, आप खुद भी कर लोगे। सो आई विल लेट्स से डू द सेकेंड ऑल्सो, चलो थर्ड आप करोगे एंड फिफ्थ वाला मैं करूंगा, बाकी दो ही आपको होमवर्क दे रहा हूं। चलो लेट्स सी, द प्राइम मिनिस्टर डैश अराइव एट द एयरपोर्ट बाय 7 PM, ही डैश द ब्रिज।
अराइव और इनॉग्रेट बना दो इनके, आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, तो आप क्या लिखोगे, विल बी अराइविंग, राइट, एंड ही विल बी inaugurating the bridge. Clear? And last वाला देखो, the train dash any moment now, stay away from the edges of the platform. So the train will be arriving any moment now. Clear? Easy? समझ में आया? Very well done. बाकी के दो क्वेश्चन यानी कि थर्ड एंड फोर्थ आपके लिए रहेगा homework. So try out these questions in the comment section and let me know the answers also. Clear? I'm moving out of the screen. आराम से पॉज लो और क्वेश्चंस को सॉल्व करो. तो बच्चों, after having discussed the future continuous tense, it is time to begin with the future perfect tense. Similar to the present or the past perfect tense, आप इसका इस्तेमाल देखोगे किस लिए, देखो, it is used to express an action that will be over at a given point of time in the future. यानी कि फ्यूचर में किसी समय तक अगर कोई एक्शन खत्म हो चुका होगा तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस का. तो आप यहाँ पर इसका यूजेज कैसे देखोगे, आपको देखना है कि यहाँ पर आपको विल या शैल जैसे जो वर्ड्स होंगे उनके आगे लग जाएगा. परफेक्ट टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब आता है, हैव, राइट. तो हैव लगेगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है विच इज द पास्ट पार्टिसिपल. क्लियर? तो इस केस में देखते हैं एक एक करके एग्जांपल्स के थ्रू. दे विल हैव रीच्ड द स्टेशन बाय इवनिंग, यानी कि शाम तक वो स्टेशन पहुंच चुके होंगे, राइट. तो फ्यूचर का वो इवेंट जो हमें बता रहा है कि शाम होने तक, एक टाइम फ्रेम तक, बाय इवनिंग वो स्टेशन पहुंच चुके होंगे. तो फ्यूचर का इवेंट जो एक समय तक पूरा हो चुका होगा उसके लिए इस्तेमाल करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस का. एग्जाम्पल के तौर पर देखो दूसरा वाला, विल अरुण हैव रिसीव्ड द पार्सल बाय संडे. क्या अरुण को संडे तक वो पार्सल मिल चुका होगा, राइट. तो यहां पर विल हैव रिसीव्ड बता रहा है कि भाई कि क्या वो एक्शन हो चुका होगा, बिकॉज ये क्वेश्चन मार्क से एंड कर रहा है एक सेंटेंस, ये इंटरोगेटिव है, राइट. बट यू सी आप इसका इस्तेमाल फ्यूचर परफेक्ट टेंस में कर रहे हो टू एक्सप्रेस दैट एक्शन दैट कुड हैव गॉट कंप्लीटेड बाय अ सर्टेन पॉइंट इन टाइम इन द फ्यूचर. Clear? Okay, so let us practice it again through an exercise. This time the exercise says fill in the blanks with the future perfect tense of the verbs given in the bracket. So future perfect tense से fill करना है आपको. By the time the train starts, all passengers dash their seats. तो क्या करना होगा, आपको पता ही मैंने बता रखा है, will का इस्तेमाल करो, right? have का इस्तेमाल करो, verb के थर्ड फॉर्म का. take का थर्ड फॉर्म क्या बन जाएगा, take, took, taken, right? So taken बन जाएगा हमारा थर्ड फॉर्म. So by the time the train starts, all the passengers will have taken their seats. Easy. Now moving on to the second one, it says by this time next year, she dash at least one language. Learn. So आप क्या लिखोगे यहाँ पर, she will have learned, right? Learned बन जाता है the third form of the verb. Place the pots under the sun. By the evening, the paints will have dried up. Dry का थर्ड फॉर्म dried हो जाएगा. By this time tomorrow. See, सभी सेंटेंस में देखो आपको एक टाइम फ्रेम दे रखा है. By this time tomorrow या by the evening या फिर देखोगे ना by this time next year या by the time the train starts. आपको हमेशा एक टाइम फ्रेम दिया जा रहा है. Clear? Okay, so by this time tomorrow, the teacher will have spoken, right? तो देख रहे हो आपको बताया जा रहा है वो टाइम फ्रेम जब तक ये इवेंट खत्म हो चुका होगा. by this time tomorrow यानी कि कल इसी समय तक, राइट, टीचर ने बात कर ली होगी. तो फ्यूचर का वो टाइम जिसको स्पेसिफाई किया गया है इन द सेंटेंस के साथ आप इस्तेमाल करोगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, वहां पर वो एक्शन कंप्लीट हो चुका होगा, राइट. ओके, बाय द एंड ऑफ द सीजन यानी कि इस पॉइंट ऑफ टाइम में इन द फ्यूचर, रोहन dash 50 games for his school will have played. ओके, यानी कि इस सीजन के एंड होते होते राहुल ने अपने स्कूल के लिए 50 गेम्स खेल लिए होंगे, राइट. बाय 2 PM tomorrow I dash the whole gate. I will have painted, यानी कि कल दोपहर 2 बजे तक
मैंने पेंट कर लिया होगा गेट को, राइट? विल हैव पेंटेड। ओके, होपफुली अब आपको समझ में आ गया इस्तेमाल करना आपके फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। तो बच्चों फाइनली अब बारी है टू मूव ऑन टू द लास्ट टाइप ऑफ द फ्यूचर टेंस विच इज द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, राइट? इसका इस्तेमाल देखते हैं। इसका यूजेज किया जाता है उस एक्शन को बताने के लिए जो शुरू तो हुआ था पास्ट में कुछ समय तक चला भी, राइट? और अभी भी चल रहा है प्रेजेंट टेंस में भी, और आगे फ्यूचर में किसी स्पेसिफिक टाइम पर जाके खत्म हो जाएगा, राइट? तो ऐसे केस में हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इवेंट पास्ट में शुरू हुआ, अभी प्रेजेंटली भी वो इवेंट चल रहा है, और आगे फ्यूचर के किसी पॉइंट ऑफ टाइम में जाकर वो खत्म हो चुका होगा। क्लियर? तो यहां पर इसको समझने की कोशिश करते हैं एक एग्जाम्पल से। जैसे बाय दिस टाइम टुमारो वी विल हैव बीन ट्रैवलिंग फॉर 36 आवर्स, यानी कि कल इसी समय तक हमें ट्रैवल करते हुए 36 घंटे हो चुके होंगे, राइट? तो ऐसे समझो कि मतलब ट्रैवलिंग का जो टाइम था, यानी कि ट्रैवल जो है स्टार्ट हमने पहले किया था पास्ट में, अभी भी हम ट्रैवल कर रहे हैं, और अगले दिन तक यानी कि अगले दिन इसी टाइम तक हमें 36 घंटे हो चुके होंगे ट्रैवल करते हुए। तो सी, इस केस में हम इस्तेमाल कर रहे हैं विल हैव बीन ट्रैवलिंग। भाई फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है ना, तो आपको विल या शैल के हिसाब से उसके आगे क्या लगाना है? परफेक्ट टेंस है तो हैव लगाओ, और आपको बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल करना होगा विच इज आईएनजी फॉर्म। क्लियर? तो यहां पर देखो आप वही कर रहे हो, विल हैव बीन ट्रैवल का बन जाएगा ट्रैवलिंग। By 7 a.m. tomorrow, Gunjan will have been traveling from London for 10 hours. See, again, कल सुबह 7 बजे तक गुंजन को लंदन से ट्रैवल करते हुए 10 घंटे हो चुके होंगे, राइट? यानी कि कल का वो टाइम जो इवेंट शुरू हो चुका है, अभी भी चल रहा है, गुंजन अभी भी ट्रैवल कर रही है, और कल इसी टाइम तक उसको ट्रैवल करते करते 10 घंटे हो चुके होंगे। तो इस केस में अगेन यूजिंग द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर? तो चलो इसको भी कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं विद एन एक्सरसाइज नाउ। सो द एक्सरसाइज सेज फिल इन द ब्लैंक्स विद द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। बिगिनिंग विद द फर्स्ट वन, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर वी डैश लिव इन मुंबई फॉर 8 years। तो भाई इस साल के अंत तक हमें मुंबई में रहते हुए कितने साल हो जाएंगे भाई? यहां पर 8 years। तो आप क्या लिखोगे यहां पर? विल हैव बीन living. So by the end of this year, we will have been living in Mumbai for 8 years. Next is by next week, I dash this book for 2 years. So अगले हफ्ते तक I will have been writing, यानी कि अगले हफ्ते तक will have been, यानी कि मैं been writing, यानी कि अगले हफ्ते इस किताब को लिखते लिखते मुझे 2 साल हो जाएंगे, राइट? अनुष्का डैश जर्मन फॉर 5 years by the end of this year. So learn. So आप क्या लिखोगे यहां पर? Will have been learning. यानी कि इस साल के अंत तक अनुष्का को जर्मन लर्न करते करते 5 years हो जाएंगे। Will have been learning. By the time when her mother returns home at 6 o'clock, अनुपमा डैश टेलीविजन फॉर 6 hours। तो जब तक अनुपमा की मदर 6 o'clock तक घर आएगी तब तक अनुपमा को टेलीविजन या टीवी देखते हुए 6 hours हो चुके होंगे। सो विल हैव बीन वॉचिंग, राइट? तो जब तक अनुपमा की मदर जो है रिटर्न करेगी 6 PM तक, तब तक अनुपमा को टेलीविजन देखते देखते 6 घंटे हो चुके होंगे। यानी कि इवेंट जो है वो बहुत पास्ट में स्टार्ट हुआ, राइट? और अभी भी चल रहा है, अनुपमा अभी भी टीवी देख रही है। जब तक उसकी माँ शाम के 6 बजे आएगी तब तक उसको देखते देखते 6 घंटे बीत चुके होंगे। क्लियर? सो ऑल ऑफ दीज आर एक्सप्रेसिंग द फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस रादर, राइट? सो ये आपकी रही एक्सरसाइज। आई होप आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आई होगी, एंड इसके साथ हमने जितने भी कॉन्सेप्ट समझे थे रिगार्डिंग द फ्यूचर टेंसेस, उनके डिफरेंट फॉर्म्स और उनके टाइप्स के, आपको अच्छे से समझ आए होंगे। तो बच्चों विद दिस वी हैव फाइनली कम टू द एंड ऑफ आवर डिस्कशन ऑन टेंसेस। और आज के सेशन में हमने डिस्कस किए
फ्यूचर टेंस, उनके टाइप्स और उनके फॉर्म्स को। सो आई होप नाउ टेंसेस से रिलेटेड आपके सारे कॉन्सेप्ट्स हुए होंगे क्रिस्टल क्लियर। वेल, अगर आपके कोई डाउट्स रह जाते हैं देन यू हैव एन ऑप्शन टू विजिट अस ऑन www.learnerhub.com, जहां पर हमारे आस्क अ डाउट सेक्शन में यू कैन आस्क अस क्वेश्चंस एंड वी विल मेक श्योर कि हम आपके क्वेश्चंस को रिवर्ट बैक करें विद इन 24 आवर्स। एंड रिमेंबर, अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं, डू शेयर देम विद योर फ्रेंड्स and do send us your feedbacks in the comment section. And till we meet again in our next video, take care, keep learning, keep growing, and keep watching ICSE English series for classes 6, 7, 8 only at Learner Hub.